नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों में हम दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व किए थे और ध्येय IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, GS वर्ल्ड के कर रहे हैं, विजन IAS के कर रहे हैं। तो सारे मॉडल टेस्ट पेपर विभिन्न संस्थानों के आपको आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो इसी के बाद हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के तो 19 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन UPSC अब CSET का पेपर भी हार्ड बनाने लगी है। लास्ट ईयर का पेपर आपको याद होगा कि काफ़ी टिपिकल पेपर था, जिसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी आवश्यक हो चुका है और उसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के CSET के पेपर भी सॉल्व करवाना शुरू किया है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के CSET के पेपर 3 करवा चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 4। ठीक है मित्रों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, समझिए ज़रा। नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताना है। ये है आपका x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मित्रों हम ये देखेंगे कि इनमें आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, या फिर आप ये चारों बाहर के आउटर जोड़ लीजिए, फिर उनके नीचे अंदर का ये इनर वाला कॉलम घटा दीजिए, या फिर आप ये देखिए कि इस वाले पार्ट का कितना रिलेशन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर वाले इन्हें जोड़ते हैं, यानी 107 और 66 को जोड़ा। जैसे हमने 107 और 66 इसे हमने जोड़ा तो कितना आया, 3, 7 और 2, ठीक है। और फिर हमने इसे जोड़ा 0, 8 यानी 80। अब 80 और इसमें से घटा दिया तो हमारा आया 93। इसका अगर हम डिफरेंस लेके आए तो आ गया 93। अब हम ऐसे ही इसका देखते हैं 114 और 44। इसको हमने देखा 8, 4 एक 5 और 2, 2 5 8। इसको जोड़ा 5 6 यानी 5 और 6, तो कितना हुआ 3 और 9, ये 5 है मित्रों, ठीक है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 93, यहाँ भी 93, तो यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 93 आना चाहिए। तो ज़रा इसे देख लेते हैं। 4 इनको और इनको ऐड किया तो 4 4 8, 4 1 5, ठीक है। और तो ये डिफरेंस हम देख रहे थे, सबका कितना आ रहा था, 93 आ रहा था। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों का भी 93 आएगा। तो जब हम इसको डिफरेंस देखते हैं तो 2 1 4 1 3 2, इसको हमने ऐड किया 6 3 1 4 और 2 1 4 2 6 3 1 4 और 2 1 3, ठीक है। इसको जोड़ा तो इसका पहले हमने इसको क्या किया, डिफरेंस किया। क्या किया, डिफरेंस किया इसका हम लोगों ने। तो इसका जब डिफरेंस किया तो कितना आ रहा है, या फिर एक काम करते हैं, इसको 93 में जोड़ देते हैं। पहले क्या कर देते हैं, 93 में क्या किया, इसे जोड़ देते हैं। 93 को इधर ले आए और इसको क्या किया हमने, इसको जोड़ दिया 93 में। तो जब इसे हमने जोड़ा तो ये हुआ 0 और 9 और 3 12 हो गया ये, और 13 यानी 130। 3 4 6 में से 130 हमने घटाया तो कितना आया, 1 2 और 1 6। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा है, 2 1 6, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में हमें घबराना नहीं है और हमें इसको इसी हिसाब से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है मित्रों, ठीक है। कि इतना डिजिट है, कौन सा रिलेशन बनना है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट के आपस में क्या किए, हमने इन्हें देखा कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस निकाला तो देखा इसका 93 है, इसका 93 है, इसका 93 है, इसका 93 होगा। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी, समझे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसे देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है इसे समझते हैं। नवगठित सरकार का प्रमुख 6 निर्वाचित सदस्यों PQRSTU में से 5 को गृह, विद्युत, रक्षा, टेलीकॉम और वित्त विभाग के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि S को पांचों में से एक भी विभाग मिला है और U किसी भी विभाग को नहीं लेना चाहता है, R गृह और वित्त में कोई एक या फिर कोई भी विभाग नहीं लेना चाहता है और Q का यह कहना है कि यदि S को विद्युत या टेलीकॉम में से कोई एक विभाग मिलता है तो उसमें से दूसरा विभाग निश्चित रूप से वह लेगी। T इस बात पर जोर दे रहा है कि वह तभी कोई विभाग लेगा यदि P को भी कोई विभाग दिया जाए। तो यहाँ पर आपको बताना, ये विवरण दे दिया होगा कि कौन सा इसमें सही होगा। तो आपने एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ा मित्रों, तो इसके पढ़ने के साथ ही जो कंडीशंस दी गई हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया, यदि S को पांचों में से कुछ दिया हो, S को मिला है और U को कोई विभाग नहीं मिला है, क्रॉस कर दीजिए, नहीं मिला है। R को गृह और वित्त में से या फिर कोई विभाग नहीं लेना चाहता, R गृह और वित्त में से कोई एक या फिर कोई भी विभाग नहीं लेना चाहता है, तो R की कंडीशन क्या है कि तो उसे होम मिनिस्ट्री मिले और उसे क्या मिले, फाइनेंस मिले और उसे कोई ना मिले। ये बात हो गई, ठीक है, ये बात है इसमें। यहाँ पर Q के यह कहना है कि S को विद्युत या टेलीकॉम में से कोई एक विभाग मिलता है तो उसमें दूसरा विभाग निश्चित रूप से, Q का यह कहना है कि यदि S को विद्युत या टेलीकॉम में से कोई एक विभाग मिलता है तो उसमें से दूसरा विभाग निश्चित रूप से वह लेगी। तो Q के बारे में बात करें तो Q ने S के बारे में बात की है। तो जैसे मान लो S के बारे में क्या किया है कि तो उसे टेली मिलेगा या इसे विद्युत मिलेगा। क्या मिलेगा, विद्युत मिलेगा। अगर इसे टेली मिला, Q क्या कह रहा है, अगर इसे टेली कम्युनिकेशन मिला तो इसे विद्युत चाहिए, ठीक है, और अगर इसे विद्युत मिला तो इसे टेली कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये बात तो हो गई है किसकी, Q की हो गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और T इस बात पर जोर देता है वह तभी विभाग लेगा जब P को कोई विभाग दिया जाएगा। तो T को भी विभाग मिलेगा, P को भी विभाग मिलेगा, यानी T को भी मिलेगा, T को मिलेगा तो P को भी मिलेगा। तो ये है। अब क्या कह रहा है, इसे जरा मान्यता समझिए। P को गृह, Q को विद्युत, R को रक्षा, S को टेलीकॉम और T को वित्त। तो R क्या कह रहा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो R ये कह रहा था कि उसे गृह चाहिए या फाइनेंस चाहिए, गृह चाहिए या फाइनेंस चाहिए। तो R की बात यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर R को गृह मिला है यानी R का मान संतुष्ट है और S को विद्युत मिला है तो Q को क्या मिलेगा, टेलीकॉम मिलेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। P क्या कह रहा है, T इस बात पर दे रहा है P को रक्षा और T को विद्युत, ठीक है। R यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे R कहीं गायब हो गया, R को तो मिला ही नहीं है कुछ, U को कुछ नहीं मिला है तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा। तो सबसे सही जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों, वो B ऑप्शन होगा। यानी इसका आंसर क्या है, B ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। ऐसे प्रश्नों से मित्रों घबराना नहीं है, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसको उस हिसाब से उसके आंसर्स हमें देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ये डेटा दिया गया है। क्या कह रहा है, 3 भिन्न भिन्न पदों की दौड़ में शामिल किसी पार्टी के 3 उम्मीदवार A, B और C को लेकर किए गए 200 मतों का नमूना सर्वेक्षण में सूचना सामने आई है। क्या है, 28 लोगों ने A और B के पक्ष में मत व्यक्त किया है, 28 लोगों ने, ठीक है। 98 लोगों ने A या फिर B के पक्ष में मत की मतलब वोट किया है, व्यक्त किया है, लेकिन C के पक्ष में नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे क्या कह रहा है, बयालीस लोगों ने B के पक्ष में मत व्यक्त किया है लेकिन A के पक्ष और या फिर C के पक्ष में नहीं है। 122 लोग B या C के पक्ष में मत व्यक्त किए हैं लेकिन A के पक्ष में नहीं है। 64 लोगों ने C के पक्ष में व्यक्त किया है लेकिन A के पक्ष में वो नहीं है। यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है वो।
14 लोग ए और सी के पक्ष में व्यक्त कर रहे हैं लेकिन बी के पक्ष में नहीं। तो कितने लोगों ने तीनों ही उम्मीदवारों के पक्ष में व्यक्त किया है? अगर हम तीनों उम्मीदवारों के जो वोटिंग हुए हैं उसको इस प्रकार लिखें, जैसे हम एक बात बनाते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ए का, बी का और सी का। ए बी सी ये तीनों क्या कर लिए हमने? सर्किल बना लिए। अब हम कह रहे हैं कि जो ए है ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो जो क्यू है, जो क्यू यानी 28 वोट किसे मिले हैं? ए और बी को मिले हैं, ठीक है। 14 जो इसने बोला है क्या? 14 ए और सी के पक्ष में है, 14 इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि केवल 42 ए को दिए गए हैं, बी को दिए गए हैं, और जो 64 की बात की गई है, शेष बचे जितने सी को मिले हैं वो 64, ठीक। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे और मान लेते हैं कि ऐसे कितने उम्मीदवार हैं, क्या है क्वेश्चन, कितने उम्मीदवार, तीनों ही उम्मीदवारों के पक्ष में मत व्यक्त किया है। इसको अगर हम कहें कितने उम्मीदवारों ने पी और क्यू के पक्ष मत में किया है, ठीक है, तो वो अगर हम निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ज़रा देखते हैं सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है। ऐसे समझिए कि A इंटरसेक्शन B हमारा बना 28, इसे मान लेते हैं P प्लस Q प्लस R, कितना हो गया? 28 हो गया। ऐसे ही अगर हम आगे जाएं, P यानी ये P A का मान और Q प्लस 42, ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका, ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे मित्रों, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे जो R की वैल्यू होगी, यानी जो सबके पक्ष में मतदान मिले होंगे, तो वो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, कितने लोगों ने ए और बी दोनों के पक्ष में मत व्यक्त किया है। तो दोनों के पक्ष में मत व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या होगी 20। कितनी होगी? 20। 28 थे, 8 घट जाएंगे तो कितने बचे? 20 लोग उसके पक्ष में मत करने वाले बचे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक शहर में क्या है, एक शहर की सभी सड़कों को सड़क के या तो लंबवत हैं या फिर समानांतर हैं। सड़क एकदम सीधी हैं, ए बी सी डी ई सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं, जी एच आई जे के एल एम सड़कें भी एक दूसरे के समानांतर हैं। सड़क ए सड़क बी के 1 किलोमीटर पूर्व में है, सड़क बी सड़क सी के 1/2 किलोमीटर के पश्चिम में है, सड़क डी सड़क ई के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, सड़क जी एच के 1/2 किलोमीटर दक्षिण में है, सड़क आई सड़क जे के 1 किलोमीटर उत्तर में है, सड़क के सड़क एल के 1/2 किलोमीटर उत्तर में है, सड़क के सड़क एम के 1 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर में है, ठीक है। तो अब आपको देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि के सड़क, पांचवा क्वेश्चन क्या है, के सड़क आई के समानांतर और सड़क के जे के 1/2 दक्षिण में है, तो सड़क जी 3/2 किलोमीटर के उत्तर में है, तो कौन सी दो सड़कें एक दूसरे को 1/2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कौन सी सड़क होगी, तो वो सड़क होगी के और जे सड़क होगी। कौन सी होगी? के और जे सड़क होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संभावना से कोई दो सड़कें संपाती होंगी। दो सड़कें जो संपाती होंगी वो अगर हम बात करें तो इस तरह बनेगा, एक तो सड़क डी हो जाएगी, एक सड़क बी हो जाएगी, एक सड़क या तो ये सी होगी या ई होगी और एक सड़क ए होगी, और इनके बीच की दूरी 1/2 1/2 1/2 होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सड़क है वो सड़क है आपकी ई और बी के एक दूसरे से दूरी कितनी होगी, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सड़क डी ई सड़क बी और सड़क सी के बीच ए और डी के बीच की दूरी कितनी होगी। ए और डी के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो ये होगी 1.75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, इसे समझते हैं। यदि पी पेंटर आज 4 दिन में एच घरों की रंगाई कर सकता है तो उसी दर से काम करते हुए 6 पेंटर 2 दिन में कितने घरों की रंगाई कर सकते हैं। तो इसका तो सीधा फॉर्मूला आप लोगों को बताया था,
P इंटू 4 डिवाइड बाई एच इक्वल टू 6 इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3h बाई पी। तो 3h बाई पी यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है? निर्देश दिया गया है 9 से लेकर 13 के बीच में। क्या है? 1500 भारतीय नदियों पर किए गए प्रदूषण संबंधी अध्ययन में निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए हैं और 520 नदियां सल्फर यौगिक से प्रदूषित हैं। 335 नदियां, इसके मित्रों टेबल बनाते जाइएगा, 335 नदियां फॉस्फेट से प्रदूषित हैं, जबकि 425 नदियां कच्चे तेल की वजह से प्रदूषित हैं। 100 नदियां आपकी कच्चे तेल और सल्फर यौगिक दोनों से प्रदूषित हैं। 180 नदियां सल्फर यौगिक और फास्फेट दोनों से प्रदूषित हैं। 150 नदियां ऐसी हैं जो फास्फेट और कच्चे तेल दोनों से प्रदूषित हैं, जबकि 28 नदियां यौगिक फास्फेट और कच्चे तेल से प्रदूषित हैं। कितनी नदियां 3 प्रदूषकों में से कम एक प्रदूषक से प्रदूषित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ज़रा देखें, ये हमने बनाया एक अपना, ठीक है, तो ये है आपका 268, यानी 520 नदियां जो बो रहे हैं सल्फर से, ठीक है, फास्फोरस से हैं आपकी 235 और कार्बन 425, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 268, यहाँ 33 और यहाँ 203, ठीक है। 100 माइनस 28 इज इक्वल टू आया 72, तो इधर आया, ठीक है। 180 इधर क्या आएगा? 180 माइनस 28 और 152 इधर आया, और ऐसे ही इधर आएगा 150 माइनस 28 और 122 इधर आया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम कितनी नदियों के प्रदूषक कम से कम एक प्रदूषक से प्रदूषित हैं, तो टोटल यदि हम नदियाँ यहाँ पे जोड़ेंगे जो कम से कम एक नदी से प्रदूषित हैं, तो वो नदियाँ निकलेंगी 878। कितनी निकलेंगी? 878 निकलेंगी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कितनी नदियाँ 2 प्रदूषकों से प्रदूषित हैं? कितनी नदियाँ 2 प्रदूषकों से प्रदूषित हैं? तो कितनी नदियाँ हो जाएंगी? वो हो जाएंगी मित्रों 3, 4, 6। कितनी हो जाएंगी? 3, 4, 6 हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? कितनी नदियां तीनों ही प्रदूषकों से प्रदूषित होंगी? 78, 55, 65 और 28। अगर इसके बारे में यदि हम बात करें कितनी नदियां इससे प्रदूषित होंगी, तो ये इसका आंसर आएगा कितना? 28। कितना आएगा मित्रों? 28 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है? कितनी नदियां केवल सल्फर और फास्फेट से प्रदूषित होंगी? कितनी नदियां सल्फर और फास्फेट से प्रदूषित होंगी? क्या है? 152, 268, 33 और 203। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये आएगा आपका सल्फर से प्रदूषित नदियाँ 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मित्रों? 152 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, ए कितनी प्रदूषित होंगी सल्फर तीनों से? वो 28 होंगी। कितनी नदियाँ केवल सल्फर से प्रदूषित होंगी अगर उसकी बात करें तो 152 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कितनी नदियाँ केवल सल्फर और कच्चे तेल से प्रदूषित हैं? तो सल्फर और कच्चे तेल से प्रदूषित नदियों की संख्या कितनी थी मित्रों? 72 थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14? उसे समझते हैं। बैंक PQRS में से प्रत्येक के पास $100 मिलियन तक जमा है। P मिलियन डॉलर बैंक S को ट्रांसफ़र कर देता है। $20 मिलियन बैंक Q को ट्रांसफ़र कर देता है। Q $30 मिलियन R से प्राप्त करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़ना। ये बैंक P सबसे अधिक अमीर है। क्या कह रहा है? 100 मिलियन है तीनों के पास, प्रत्येक के पास 100 है, ठीक है। बैंक P $30 मिलियन S को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी S के पास होगा $130 मिलियन, ठीक है। जो $20 मिलियन Q को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी S के पास रह गए $110 मिलियन, ठीक है। बैंक Q
$30 मिलियन आर को पास कर देता है, यानी आर के पास पहुंच गए हैं 130। ठीक है, तो इस संदर्भ में सबसे अमीर कौन सा कथन सत्य है? पी सबसे अधिक अमीर नहीं है, क्यू सबसे अधिक गरीब है। सबसे अधिक गरीब तो पी हो गया है, पी पे कम हो गए हैं, पी पे 30 हुए हैं और क्यू पे जो 30 हुए थे वो 20 आ गए थे, उसके बाद 30 हुए थे कम। ये ध्यान रखना, $20 मिलियन क्यू को ट्रांसफर कर देता है। क्यू सबसे अधिक गरीब है नहीं, बैंक आर के पास बैंक क्यू और पी से अधिक है, बैंक आर के पास बैंक पी और क्यू के पास से अधिक है, बैंक एस बैंक आर से अधिक अमीर है। आर यहाँ पर सबसे अधिक अमीर है, जो सबसे सटीक जो बात की गई है, बैंक एस बैंक आर से अधिक अमीर है। पी क्यू आर एस में आर क्या कह रहा है? आर से प्राप्त करता है $30 मिलियन। अच्छा, आर से प्राप्त कर रहा है, यानी आर तो और आर से प्राप्त कर रहा है, 20 मिलियन उससे किए, आर उससे किए, तो बैंक एस आर से अधिक अमीर है। बिल्कुल सही बात है, यही बिल्कुल सही है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, उसे समझते हैं। हाँ, 3 दोस्त पी क्यू आर में से प्रत्येक के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट पर पी क्यू उतनी ही चॉकलेट देता है, पी क्यू को उतनी ही चॉकलेट देता है जितनी उसके पास पहले से हैं, और आर उसके पास जितनी हैं उससे दुगनी देता है। पी चॉकलेट दिवस पर पी क्यू को उतनी चॉकलेट देता है जितनी उसके पास पहले से हैं, यानी पी क्यू को दे रहा है। ठीक है, वह आर को उसके पास जितनी है उससे दुगनी देता है। ठीक है, जब क्यू अब क्यू अपनी चॉकलेट का 1/10वां भाग पी को और 1/5वां भाग आर को देता है, फिर आर अपनी चॉकलेट से 10% पी और क्यू को दे देता है, अंततः इनमें से प्रत्येक के पास 40 चॉकलेट बचती हैं। प्रारंभ में पी के पास चॉकलेटों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में पी के पास चॉकलेटों की संख्या कितनी थी? तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो आएगा कि प्रारंभ में पी के पास कितनी चॉकलेटें रही होंगी? 85 चॉकलेटें जो हैं पी के पास रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? पी और क्यू के देने के बाद पी और आर को देने के बाद क्यू के पास बचे चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी? तो पी और आर के बाद बचे हुए चॉकलेटों की संख्या कितनी है? 35 चॉकलेटें क्यू के पास क्या हैं? बची हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? एक फल विक्रेता 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम सेब बेचता है। सेब 2 रुपये अधिक की दर से 12 किलोग्राम अनार बेचता है। ठीक है, सेब से 2 रुपये कम की दर से 8 किलोग्राम लीची बेचता है। बिक्री रुपए में कितनी की उसने? एक फल विक्रेता 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम सेब बेचे, यानी 500 रुपये के सेब बेच दिए। चलो, 500 के सेब, 12 किलोग्राम अनार बेचे, यानी 2 रुपये अधिक, बारंबार 144। ठीक है, 2 रुपये अधिक की दर से अनार बेचे तथा सेब से 2 रुपये कम तक 8 किलोग्राम लीची बेची, यानी 8 8 64। ठीक है, कुल बिक्री कितनी हो गई? 8 6 4 10 5 6। ठीक है, क्या हुआ? 5 और 6 7। कितना हुआ? 5 और 6 7। अरे 50 रुपये यानी 52, सॉरी 52 और 52 गलत हो गया थोड़ा, 12 कर दिया, वो 10 है भाई, इसीलिए देखो, इसमें आप मूल्य निकाल सकते हैं। सेब कितने के बेचे? 50 के। अनार कितने के बेचे? 48 के, सॉरी 52 के। ठीक है, और लीची कितने की बेची? 48 की। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा उसने टोटल कितने की बिक्री की है? 1508 की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समाचार पत्रों में 50 पाठकों में से 10 पाठक दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 20 पाठक हिंदुस्तान समाचार पत्र पढ़ते हैं, 4 पाठक दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दोनों पढ़ते हैं। बताइए ऐसे कितने हैं ना जो हिंदुस्तान पढ़ते हैं ना
दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो 10 पाठक दैनिक जागरण पढ़ते हैं और 4 दोनों पढ़ते हैं, तो 10 में से तो दैनिक जागरण पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 6, 10 में से 4 घटा लेंगे। हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 16, 20 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, अब 16 और 6 कितने हुए आप अगर बात करें तो दोनों समाचार पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, और टोटल पढ़ने वाले कितने हैं 50 हैं। तो जब इसमें घटाएंगे यानी 50 माइनस 16 प्लस 4 और प्लस 6, तो ये आएगा आपका 24। क्या आएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19, इसे देखते हैं 19 को हम। निम्नलिखित चित्र में कौन सी संख्या होगी, देखो जरा कौन सी संख्या होगी 2, 9, 20, 16। ठीक है, ये है सिस्टम, आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन मार्क वहां पे है। अच्छा, 9 चौको 36, 9 4 13, 16 और 4 20, 9 3 12, 16 और 4 20 और 36 और 6 42, 37 6 42, तो 19 49 और 7 56, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये जोड़े गए हैं ये और ये, तब आ गया 20, ये और ये जोड़े आ गया 42, 7 और दोनों जोड़ेंगे 49, तो आ जाएगा 56। नेक्स्ट है, अनीता के गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न अंकों के थे, 10 अंक गणित के, 30 बीजगणित के और 30 ज्यामिति के थे। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीजगणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर होते हैं इससे कि 60% के पास अंक प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ पर यदि हम देखें उसके सही प्रश्न कितने थे कि 60% के आसपास आंसर हो जाएं, तो यदि हम बात करते हैं तो उसके जो कितने प्रश्न सही होंगे, तो उसके आपके 5 प्रश्न जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, अंक प्राप्त मिल जाएगा। तो 5 प्रश्न और सही हो जाएं तो उसे 60% के अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, ये कुछ फिगर दिया गया है और आपको बताना है कौन सा इसमें संबंध होगा। तो यदि आप देखें 779, तो ये कैसे आया होगा, सैकड़े का अंक, यानी 7 में मल्टीप्लाई करें 2 का, हाँ ये जो है ये संबंध देखो, 7 में 2 का 14, 9 में 2 का 18, ठीक है, 9 में 2 का क्या हो जाएगा 18। तो यानी आप ये देखिए कि पहला अंक 4 आना चाहिए इसमें, उसमें भी पहला अंक क्या आना चाहिए 4। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 4 यहीं पर है, तो 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन डी कितना हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222। क्या कह रहा है, 4 विकल्पों में से सही आकृति का चयन कीजिए। आकृति आव्यूह की पूर्णता प्रदान कर सकती है, ये ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी आकृति पूर्णता प्रदान कर सकती है, तो आकृति पूर्णता प्रदान कर सकती है ये कौन सी, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, आशा चारू गणित एथलेटिक्स में अच्छी हैं, दीपा और आशा एथलेटिक्स और अध्ययन में अच्छी हैं, चारू और बीना सामान्य ज्ञान तथा गणित में अच्छी हैं, दीपा बीना ईला अध्ययन और सामान्य अध्ययन में अच्छी हैं, इला और दीपा अध्ययन की कला में अच्छी हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यदि हम एक सारणी बना लें, इधर नेम लिख लें और इधर गेम्स लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे आशा के पास और गेम लिख लेते हैं मैथ, एथलेटिक्स, अध्ययन, सामान्य ज्ञान और आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब नाम लिख लेंगे
चारू, दीपा, बीना और ईला। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार टिक बनाएंगे। सारणी ऐसे ही मित्रों आप लोग बनाना। तो सामान्य अध्ययन के एथलेटिक्स और कला में कौन अच्छा है, तो वो निकल के आएंगी दीपा दीदी जो हैं सामान्य कला और एथलेटिक्स और सामान्य ज्ञान में अच्छी हैं। सामान्य अध्ययन और गणित में कौन अच्छा है, तो अध्ययन सामान्य अध्ययन में जाएंगे तो आपकी बीना दीदी अच्छी हैं। गणित और एथलेटिक्स में कौन अच्छा है, तो गणित एथलेटिक्स में आप जाएंगी तो आशा दीदी अच्छी हैं। नेक्स्ट चलेंगे 26 पर एथलेटिक्स सामान्य ज्ञान गणित में कौन अच्छा है, तो एथलेटिक्स में वो आपकी चारू दीदी अच्छी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 3x + 1 + 3x - 1 + 3x = 1053। तो x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे ज़रा समझिए। ठीक है, तो जो ये प्लस है मित्रों, जैसे आप जानते हैं प्लस यानी मल्टीप्लाई रहा होगा, माइनस यानी डिवाइड रहा होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 3 × 3x प्लस 3 की पावर x अपॉन 3 प्लस 3 की पावर x और इक्वल टू 1053। तो 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो 3 + 1/3 + 1 = 1053। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका 3 की पावर x × 13/3 = 10। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3x। तो मित्रों ये जो आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो जब इसे हम देखते हैं तो हमने क्या क्या, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, ये 3x में है। तो इस तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर x = आ जाएगा 81 × 3 यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर x और सॉल्व करोगे तो 3 × 81 आएगा, जो 3x = 81 यानी 3 की पावर 5 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी पंक्ति में नमिता और अंकिता अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में नमिता अंतिम व्यक्ति है, ठीक है, जबकि उसका मित्र आगे से 5वें स्थान पर है। यदि एक व्यक्ति जो नमिता के तथा उसके मित्र के ठीक बीच में है आगे से 18वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में नमिता की अंतिम स्थिति क्या है, नमिता की स्थिति क्या है, अंतिम व्यक्ति है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 5वां और 18वां बीच वाला व्यक्ति कौन सा है, 18वां है। ठीक है, कौन सा है, 18वां है। तो नमिता की अगर हम बात करें तो नमिता के मित्र और बीच वाले व्यक्ति के बीच लोगों की संख्या क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो नमिता और उसके मित्र के ठीक बीच में है वो 18वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, जो बीच में है नमिता और उसके। ठीक है, यानी उसके आगे 5 लोग हैं। तो यदि हम मिडिल वाले के बारे में बात करेंगे तो मिडिल वाला जो होगा वो होगा 12वें नंबर से ये। तो यहाँ पर यदि हम इसे देखेंगे नमिता कितने पे निकलेगी, 31वें नंबर पर निकलेगी। आप अगर देखना चाहें तो ये देख लिए 18 - 5 + -1 तो = 12। तो जब 12 आया तो 12 में 18 जोड़ा, 18 में 1 जोड़ा, तो आपका कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय बाईं ओर 7वें स्थान पर है, विजय जो कि पंक्ति में बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय दाईं ओर के 7वें स्थान पर है। यदि कमलेश जो कि गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति बाएं में दाएं छोर से 20वां पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लड़के बताने हैं। ठीक, तो लड़के अगर हम बताएंगे तो मित्रों यहाँ पर जो लड़के आएंगे वो आएंगे कितने, 28। देखते हैं क्या है ऑप्शन हमारा,
28, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। किसी कक्षा में 20-60 विद्यार्थी हैं, इनमें लड़कों की संख्या के 2 गुना है। यदि योगेश का रैंक शीर्ष से 17वां है और यदि योगेश लड़कों आगे 9 लड़कियां हैं तो योगेश के बाद कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो योगेश के बाद जो लड़के होंगे वो कितने होंगे, वो मित्रों 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। एक सीधा समीकरण बना लेंगे कि x बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी, और x + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, फिर आगे जो कंडीशंस दी गई हैं उनके अनुसार हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आज थोड़ा बोर्ड गड़बड़ कर रहा है मित्रों, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले किस क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये संख्या बतानी है और कौन सी संख्या आएगी। तो एक संबंध आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कौन सा संबंध यहाँ पर बन रहा है। क्या है, 8 4 3 10। 8 4 3 10 का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 घटाए, 5 × 4 किया 20 और डिवाइड कर दिया 2 = 10। ऐसे ही 5 × 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 2 में 9 का मल्टीप्लाई किया 18 और 18 में डिवाइड कर दिया 9। ऐसे ही 7 6 × 4 क्या हुआ, 6 × -4 2 और 2 में 7 का गुणा 28 और 28 में 2 डिवाइड यानी 28 में 2 डिवाइड यानी 7, 14 में 7 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए कूट पर विचार कीजिए और बताइए कि स्टार की जगह क्या आएगा। तो यदि हम स्टार की जगह जब ऐसा क्वेश्चन हो मित्रों तो क्या करना चाहिए, तो वैल्यू आप सीधे सीधे रखते जाएं जितना ये दिया गया है। एलिमिनेशन, ये जो 1 की वैल्यू इसमें रखें, 2 की वैल्यू रखें, 3 की वैल्यू रखें, 4 की वैल्यू रखें। यदि जो जिससे 401 के बराबर आ जाए तो समझो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब रखते हुए जाएंगे तो आंसर आपका सही मिलेगा ऑप्शन सी से। कैसे मिलेगा, सी से मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्लस माइनस 8 और 7, तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे सही विकल्प आपको 6 × 8 × 2 16, 16 + 6 - 7 तो यानी 22, 16 + 6 प्लस और माइनस एवं 8 और 7 को आपस में बदल देना है। अरे यार, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस कर देना है, यहाँ 7 यहाँ 8। तो देखो 7 × 2 क्या हो गया आपका 14, 14 + 6, 14 + 8 14 + 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 14 - 14 यानी 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा सही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 34 पर। क्या है 34, इसे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार इसका चयन कीजिए। देखिए 38, 18, 8 और 6 और 4 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देखिए क्या संबंध बन रहा है, 6 का स्क्वायर + 2 38 हो गया, 4 का स्क्वायर + 2 18 हो गया, 4 ये क्या हुआ क्यूब की अगर हम बात करें या 4 और 6 की बात करें तो 4 6 ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर 64 और 6 ये जो हुआ ये आपका ये हुआ, ये आपका ये हुआ, तो इसका ये होगा और आंसर आएगा 66। क्या आएगा 66। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए योग में x का मान ज्ञात कीजिए। ये अगर हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे और सारी वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी c यानी 6।
नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम आएगा, ए के बाद जे, जे के बाद एस, एस के बाद एन, उपरोक्त में से अगला पद। तो ए में अगर हम क्या करें अगस्त, अप्रैल, जून, जुलाई, ये मंथ के अल्फ़ाबेट हैं। अगस्त हो गया या अप्रैल हो गया, जनवरी, जून, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर, गायब फिर सितंबर, अक्टूबर गायब फिर नवंबर, दिसंबर गायब फिर जनवरी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन हमारा जो है वो सॉरी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सब के सब 30 नंबर दिन वाले हैं। कितने वाले हैं? 30 दिन वाले। ठीक है, तो दिसंबर के बाद अगला क्या आएगा 30 दिन का? 30 दिन की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो अगला 30 का भी अप्रैल ही आएगा। क्या आएगा मित्रों? अप्रैल ही आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर दिया गया है जो 31 दिन के हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में जब मैंने आपको बताया जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हर वर्ड को, उस हर ऑप्शन के जो वर्ड दिए गए हैं वो एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखिए। जब आप इसको एप्रोप्रिएट प्लेस पर रखेंगे तो एक सीरीज़ बनेगी और वो सीरीज़ सी से बनेगी। किससे बनेगी? वो सीरीज़ ए से बनेगी। किससे मित्रों? ए से बनेगी। किससे बनेगी? ए से रखने से बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? 1 2 3 स्थान पर क्या आएगा? 1 2 3 स्थान पर क्या आएगा? तो ये जो छाया प्रति वाले ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं तो जरा देखते हैं, तो उसमें स्थान पर आएगा आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? उसे समझते हैं। निम्न संख्याओं में प्रतिरूप के रूप से विचार कीजिए। 3 5 4 5 5 6 2 8 4 2 7 6 3 उपयुक्त प्रतिरूप के स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो उपयुक्त अगर हम बात करें तो वो संख्या होगी कौन सी? वो संख्या होगी 1 2 का 4। ठीक है, संबंध सीधा बनेगा। क्या करना है हमें? 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 का 5 में मल्टीप्लाई आया 60 - 2, ऐसे ही 30 और फिर 2 यानी 58। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सब आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? फिर सर्किल के ऊपर सर्किल आ गया। नीचे दिए गए अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो वृत्त है प्रत्येक भाग के बाहरी के दोनों संख्याओं के आपस में गुणनफल करके उन्हीं दोनों संख्याओं का योग उसमें घटाकर अंदर वाली संख्या को लिखा गया है। तो 4 दूनी 8, प्रत्येक भाग के बाहर के दोनों संख्याओं 4 दूनी 8 6 दिया 18, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके उन्हीं दोनों संख्याओं का योग 4 दूनी 8 - 6 पंजे 30 - 4 18 4 दिया 12 5 को 20 9 दिया 27। ठीक है, तो जब इसे समझेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन जो आपका 5 है, यानी डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? इन खाली स्थानों पर आपको बताना है कौन सी श्रृंखला आ रही है। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी श्रृंखला कौन सी आएगी? आपकी श्रृंखला आएगी KPQRDAP, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यानी 42। निम्नलिखित में अंक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 3 7 6 16 35 153 84 174 78। तो यहाँ पर एक संबंध बन रहा है कि 3 में 2 का गुणा किया, 7 में 2 का गुणा किया, +2 जोड़ दिया, 16 में 2 का गुणा किया, 3 जोड़ दिया,
35 में 2 का गुणा किया, 70 में 4 जोड़ दिया, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 74 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा अंक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? 2, 5, 11, 33, 23, 44। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा अंक आएगा? अंक आएगा 77। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। 14, 24, 64, 12, 32, 18। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आएगी वो आपकी कौन सी संख्या? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 की घात 3, 3 की घात 2, ठीक है, यानी 8 और 9 72। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न श्रेणी में कौन सी संख्या आएगी? निम्न श्रेणी में कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है। तो 112 माइनस अगर हम करें 15 कम तो 97 में 14 कम 13, तो यहाँ पे -15 कम करेंगे तो आएगा 97, ठीक है। फिर 14 कम, फिर 13 कम, फिर 12 कम, फिर 11 कम, फिर 10 कम, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा 14, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 10, ठीक है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या बतानी है तीसरे त्रिभुज की। तो यदि यहाँ पे हम लासा लें तो क्या आ जाएगा? 6 का लासा और 8, 12, इनका लासा क्या है? 24 है। ऐसे ही इनका लासा क्या है? इनका लासा 12 है। तो 5, 7, 2 इनका लासा अगर लेने जाएंगे तो आएगा 70, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा, ठीक है। आज मित्रों सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इस पैरी को और इस पैरा को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? गद्यांश 1। भारत की विदेश नीति तथा किसी भी अन्य देश की विदेश नीति का मूलभूत उद्देश्य अपने हित, राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन होता है, लेकिन राष्ट्रीय हित सहज संकल्पना नहीं है जितनी कि यह ऊपरी तौर पर देखने से लगती है। पहला तो राष्ट्रीय हितों का एक पूरा श्रेणी क्रम है और इनके बीच प्राथमिकता निर्धारित करना या फिर उनमें संतुलन बैठाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से राष्ट्रीय हित किसी क्षेत्र विशेष के प्रभाव में अग्रसर होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में राष्ट्रीय हित किसी अन्य क्षेत्र में भी अग्रसर होता है। राष्ट्रीय हितों के श्रेणी क्रम में सुरक्षा सर्वप्रमुख स्थान होता है। किसी भी राज्य का यह सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न खतरे से निपटे, किसी भी अतिक्रमण या आक्रमण को निष्प्रभावी बनाए और राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता को संरक्षण करे। इसलिए राज्य को या तो अकेले या फिर अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाकर सैन्य साधन जुटाने चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न किसी भी खतरे को विफल साबित किया जा सके, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना किसी भी राष्ट्र में शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। प्रत्येक देश को सुरक्षा और अपने आप को हर संभव तरीके से सुरक्षित बनाए रखने का एक समान अधिकार है। हालांकि ऐसा करने में इस देश को इतना तो आश्वस्त होना चाहिए कि किसी अन्य देश के राष्ट्रीय हितों अथवा वैश्विक शांति और सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अतिरिक्त सुरक्षा बहुत हद तक तो एक राष्ट्रीय धारणा है। अन्य देश अपनी सुरक्षा की धारणा को किसी एक देश पर नहीं थोप सकते, इसलिए उनकी अपनी धारणा के पीछे उनके अपने निहित हित होते हैं। तो मित्रों ये जो एक पैरा दिया गया है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर आधारित पैरा है, ठीक है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे आगे, उन्हें देखते हैं क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे चीख कर। क्या है? पहला, आदर्शतः विदेश नीति तत्व क्या हो सकते हैं?
किसी राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखना, ये आदर्श राष्ट्र नीति के तथ्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। सुरक्षा के मुद्दों पर अन्य देशों का सहयोग हासिल करना, ये भी हो सकता है। एक वैश्विक शांति व्यवस्था कायम करना, ये भी हो सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। तीनों बातें यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48? कैसे देखते हैं? विदेश नीति के आधारभूत पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा? यह अनेक राष्ट्रीय आकांक्षाओं अथवा हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। पड़ोसी राज्यों के से सैन्य समर्थन हासिल करके वह किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और समक्ष उत्पन्न खतरे को दूर करती है। जो देश सुरक्षा खतरे को जूझ रहा है यह उसे समर्थन प्रदान कर सकती है। यह एक समान महत्व के मुद्दों की सुरक्षा सर्वप्रमुख होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला गद्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा है अगले गद्यांश में। क्या है? हम एक आयु वर्धन वाली दुनिया में रहते हैं, जबकि विकसित देशों में कुछ समय से इस बात को माना जा रहा है और हाल ही में इस बात को पूरी तरह से मान लिया गया है। वैश्विक संचार चलते दुनिया छोटी हो रही है और वैश्विक आयु वर्धन से परिपक्वता प्रदान कर रहा है। दुनिया भर में वृद्ध लोगों की बढ़ती अनुपस्थिति हर उम्र के लोगों को इस बात से अवगत करा रही है कि हम एक विविधतापूर्ण और बहुपीढ़ी वाले समाज में रहते हैं। बहुवर्धन को चाहे कोई सकारात्मक दृष्टि से देखे या फिर नकारात्मक दृष्टि से, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसकी अनदेखी करना संभव नहीं है। जननांकीविद इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि आयु वर्धन का हालिया प्रवृत्ति पूर्वानुमान के अनुरूप जारी रहता है तो 3 पीढ़ियों के दौरान ही एक जननांकीय क्रांति देखी जाएगी, जिसमें युवा एवं वृद्ध एक ऐतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे। विश्व जनसंख्या में बदलाव की यह तस्वीर औद्योगिक क्रांति, जिसे पारंपरिक रूप से नियोलिथिक युग के बाद मानव इतिहास की सबसे उल्लेखनीय सामाजिक आर्थिक सफलता माना जाता है, के प्रभाव के समानांतर है। यह भी आधुनिक आर्थिक विकास की ओर बहुत कुछ उसी तरह की निरंतर गति को इंगित करता है जैसी अभूतपूर्व और निरंतर गति एक वैश्विक संस्कृति की ओर वैश्वीकरण दर्शा रहा है। यह परिकल्पित किया गया है कि जननांकी क्रांति कम से कम उतनी शक्तिशाली तो होगी, जबकि उसके प्रभाव ज्ञात नहीं है। संभवतः एक ऐसा परिदृश्य उभर कर आता है जहां चुनौतियों के साथ साथ अवसर एक ऐसे पात्र से उभर कर आएंगे जहां अन्वेषण एवं शोध, संवाद और वाद विवाद भरे पड़े हों। चुनौतियां इसलिए उभर कर आती हैं क्योंकि सामाजिक आर्थिक संरचनाएं युवा जनसंख्या को घटने और वृद्ध जनसंख्या को बढ़ने की परिघटना के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती हैं और नए अवसर भी उभर कर आते हैं क्योंकि वृद्ध जनसंख्या बढ़ती है और समाज उसके योगदान का लाभ उठा सकता है। क्वेश्चन में अब आते हैं यहाँ पर 59 से क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लेखक जनांकी की, जैसा आप ये पैराग्राफ समझ रहे हैं वो आपको डेमोग्राफी पर आधारित बेस्ड है, ठीक है। इसमें देखते हैं लेखक जनांकी क्रांति को औद्योगिक क्रांति के साथ इस प्रकार संबद्ध देखा रहा है। दोनों ही क्रांतियों ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया है। दोनों का ही वैश्विक समाज पर दीर्घ अवधि प्रभाव रहा है। दोनों ही अपने साथ वैश्विक जनसंख्या के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन से चयन सही होंगे। तो यहाँ पर जो पहली बात की गई है वो कहीं पैरा में नहीं है, जबकि ये दोनों बातें की गई हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 और 3 है, यानी ऑप्शन बी हम बिना सोचे लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। गद्यांश में आयु वर्धन की परिघटना लेखक किस प्रकार देखता है? एक विरोधाभास है जहाँ सुविधाओं के माध्यम से लोगों को एक साथ हो रहे तेजी से आयु वर्धन भी हो रहा है। बिल्कुल गलत। इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क की दुनिया में लोग आयु बढ़ रही है और विकास की अवसर सीमित हो रहे हैं, ये भी गलत है। इस बात की प्रति जागरूक की दुनिया के लिए आयु वर्धन के खतरे और अवसर होते हैं। डी आयु वर्धन अच्छा है
क्योंकि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के महत्व का एहसास दिलाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा गद्यांश के अनुसार, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। यहाँ जनांगी क्रांति की बात कही है, गद्यांश में ऐतिहासिक बदलाव की बात करता है। आप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51, उसे देखते हैं। गद्यांश की विषय वस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जनांगी क्रांति की प्रकृति माना जा सकता है? 1. समाज में युवा और वृद्ध लोगों की औसत में व्यापक परिवर्तन, जब समाज में वृद्धों की संख्या युवाओं से अधिक हो जाती है। समाज में सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन, तो समाज में युवा और वृद्ध की औसत व्यापक परिवर्तन की बात यहाँ पर नहीं की गई है, जबकि इसकी बात की गई है। इसकी बात क्या है? इसकी बात की गई है एक जगह, समाज में युवा और वृद्धों के औसत व्यापक की मित्रों बात की गई है। तो ये तो बात हमारी सही है। समाज में वृद्धों की युवाओं की अधिक हो जाती, ये बात कहीं नहीं है। समाज में आर्थिक संरचना, ये भी कही गई। 1 और 3 यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला पैरा देखते हैं। विगत दशक के दौरान जैव चिकित्सा नैतिकता, जिसे सामान्यतः बायो एथिक्स कहा जाता है, मीडिया के विचार विमर्श के लिए एक लोकप्रिय मुद्दा बन गया है। व्यापक रूप से ऐसा मरीजों को देख रेख की बढ़ती जटिलता और उन कठिन निर्णयों के कारण है जो नवीन तकनीकों की वजह से लेने पड़ते हैं, जिसके उदाहरणों के अंतर्गत मानव जीनोम परियोजना के पूरे होने, क्लोनिंग, मानव ऊतक उत्पादों को पेटेंट कराने, प्रतिरोपण जैसे अत्यधिक चर्चित मुद्दे शामिल हैं। जबकि चिकित्सकों को ज़्यादातर कम ध्यान देने वाले सामान्य प्रकृति के मुद्दे, जैसे कि चिकित्सीय प्रतिक्रियाओं और जीवन समाप्ति संबंधी निर्णय में मरीज के आत्म निर्णय और उचित जानकारी देकर सहमति की प्राप्ति को सुनिश्चित करने, शोध नैतिकता, पुनरुत्पादकता, औषधि और व्यवस्थित देखरेख में संबंधित आर्थिक मुद्दों की चिंता होती है अथवा होनी भी चाहिए। क्लोनिंग तथा अन्य चर्चित मुद्दों की आधुनिक प्रकृति के बावजूद पेशेवर चिकित्सक चिकित्सा नैतिकता और कानून के बारे में अपनी जानकारी के माध्यम से अनेक प्रकार से एक औसत मरीज को व्यापक प्राप्त होने वाली देखरेख सुविधा के प्रकार और गुणवत्ता को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चिकित्सीय देखरेख को नैतिक और मानवीय तरीके से उपलब्ध कराने में क्रम में चिकित्सक को नैतिक चिकित्सीय अभ्यास और विशिष्ट पहलुओं और चिकित्सीय अभ्यास के बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचने के बारे में सीखने में और बेहतर ढंग से शिक्षित होने की अवधारणा है। मेडिकल के छात्रों और आवासीय चिकित्सकों को नियमित जैव चिकित्सा नैतिकता की शिक्षा और पेशेवर चिकित्सकों के लिए नियमित मेडिकल शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके हैं। ठीक है, ये हुआ। ऐसे मरीज जिनका चिकित्सीय उपचार चल रहा हो लाभ की स्थिति में हो सकते हैं यदि वे मेडिकल एथिक्स से परिचित हों, चिकित्सकों और चिकित्सा प्रतिक्रिया के साथ उनका सामंजस्य हो, चिकित्सक नैतिक रूप से जागरूक हों। नीचे दिए कूटों का सही चयन बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो सही हैं वो हैं आपके 2 और 3 यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। गद्यांश के सर्वोत्तम शीर्षक के बारे में अगर हम बात करें तो गद्यांश का सर्वोत्तम शीर्षक जैव चिकित्सा और नैतिकता, क्या हमें वास्तव में इसकी चिंता है? तो हमारे सामाजिक वार्तालाप का एक प्रासंगिक विषय, यही सबसे सटीक इसका क्या होगा? सबसे सटीक शीर्षक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वैश्विक परस्पर संबद्धता हमें न केवल इस अर्थ में चुनौती देती है कि हम दुनिया को किस तरह समझते हैं, बल्कि हमारे नैतिक संबंधों को लेकर भी हमारे समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। निसंदेह रूप से वैश्वीकरण के विकास का एक नैतिक आयाम भी है। इसके तहत इसमें विश्व बंधुत्ववाद के रूप में रुचि को पुनः जगाया है, जिसे प्रायः वैश्विक न्याय अथवा विश्व नैतिकता जैसे विचारों में बढ़ती रुचि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब दुनिया इस अर्थ में काफ़ी संकुचित हो गई है और लोगों को अब अपने से काफ़ी दूर अन्य देशों में रह रहे लोगों के बारे में
पर्याप्त जानकारी है और इस तरह किसी एक राजनीतिक समाज तक उनके नैतिक उत्तरदायित्व को सीमित रखना बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी अधिक उनकी जानकारी होती है उतना ही अधिक वे ख्याल रखते हैं। विश्व बंधुत्ववादी सिद्धांतकारों के लिए इसका आशय यह है कि अब दुनिया एक नैतिक समुदाय बनने की ओर अग्रसर है। अब राष्ट्रीयता, धर्म और ऐसे ही अन्य बातों से परे लोगों के दुनिया के अन्य सभी लोगों के प्रति भी दायित्व है। इस तरह सोच सामान्यतः मानवाधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। पोग के इस अधिकार आधारित विश्व बंधुत्व के 3 पहलू बताए हैं। यह व्यक्तिवाद में विश्वास रखता है जिसमें मनुष्य अपना अथवा नैतिक सरोकार के अंतिम इकाई होते हैं। दूसरा, यह सार्वभौमिकता को इस अर्थ में स्वीकार करता है कि सभी व्यक्तियों का एक समान नैतिक महत्व होता है। तीसरा, यह सामान्यता को इस रूप में मान्यता प्रदान करता है कि हर किसी को सरोकार व्यक्ति होते हैं, न कि सिर्फ उनके देशवासी। यद्यपि नैतिक विश्व बंधुत्ववाद के और भी कई रूप हैं। इस तरह ओ'नील ने कांट के विचार का प्रयोग किया और हमें उन सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए जिन्हें हम सभी लोगों को परिस्थिति को लागू करने की चेष्टा रखते हैं। इस तर्क के साथ के लोग इस बात के प्रतिबद्ध होते हैं कि वे दूसरे लोगों को दुख न पहुंचाएं और यह प्रतिबद्धता सार्वभौमिक होती है। वहीं दूसरी ओर सिंगर यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की नैतिकता की यह मांग होती है। हमें इस तरह कार्य करना चाहिए। वैश्विक दुखों के समग्र स्तर पर कमी अथवा लोगों के समुच्चय के बजाय दुनिया एक है। तो इस तरह इसमें आज के दुनिया के आयामों को दिखाया गया है। तो देखते हैं अधिकार आधारित विश्व बंधुत्ववाद के संबंध में हमें तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो तार्किक रूप से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके बारे में ऑप्शन देखिए। आधुनिक समय का वैश्वीकरण उत्पाद है, नहीं। ठीक है, यह सभी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म लाता है, ये भी नहीं। यह उन लोगों के लिए नैतिक दायित्व है जो वैश्विक परस्पर प्रतिबद्धता वैश्वीकरण विश्वास करते हैं। यह वैश्विक न्याय और मापदंड पर अंतर्गत या आता है जहां वैश्विक और नैतिक सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया। ये लास्ट लाइन में लिखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वैश्वीकरण नैतिकता के विकसित परिघटना है, निम्नलिखित में स्थापित प्रयास करती है। प्रत्येक व्यक्ति के सार्वभौमिक नैतिकता प्रकृति को, ठीक है, आत्मसात कर लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। किसी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक कष्ट के संपूर्ण विश्व जनसंख्या का कष्ट है, ये बात भी सही है। वैश्विक भाईचारा तो प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक समुदाय को सीमित करता है, नहीं, ये असीमित करता है, ये बात गलत है। देखते हैं आगे क्या है इसमें। कौन से कूट सही उत्तर हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है, गद्दांश फिर दिया है। उन्नत औद्योगिक समाज को ऐसी नकली जरूरतों का सृजन किया है जिन्हें जनसंचार, विज्ञापन, औद्योगिक प्रबंधन एवं समकालीन विचारधाराओं के जरिए लोगों को मौजूदा उत्पादन एवं उपभोक्ता प्रणाली से जोड़ दिया है। इससे एक आयामी विचार एवं व्यवहार की दुनिया की उत्पत्ति होती है जिससे आलोचनात्मक विचार एवं विपक्षी व्यवहार के प्रति अभिरुचि और योग्यता धूमिल सी पड़ जाती है। उपभोक्तावाद सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं लोकतांत्रिक होने का दावा कर सकती है, लेकिन वास्तव में यह सत्तावादी समाज है जिसमें चंद लोग हमें खुशियों को खरीदने का विकल्प देकर हमारी स्वतंत्रता का बोध एवं कुठाराघात करते हैं। इस पराधीनता की स्थिति में उपभोक्ता अतार्किक ढंग से कार्य करता है, क्योंकि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना कार्य की आवश्यकता होती है लोग उससे अधिक कार्य करते हैं और ऐसा करने से पहले वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों की अनदेखी करते हैं। इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की उपेक्षा करते हैं और इसके साथ ही लोग भौतिक वस्तुओं में सामाजिक लगाव को खोजते हैं। इस अर्थ में तो यह और भी अधिक तार्किक है कि नए उत्पादों का सृजन अर्थव्यवस्था को गति देता है और अधिक क्रय के लिए अधिक कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन उपभोक्तावाद और निरंतरता प्रदान करता है जो कि सामाजिक आचरण को विकसित करता है। विज्ञापन की एक बड़ी संख्या में उन जनसामान्य और समझौते हैं कि खुशी खरीदी जा सकती है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिकारक विचार है। उपभोक्तावाद विरोधी विचारधारा एक जीवन शैली है जो किसी भी अनावश्यक उपभोग के साथ साथ अनावश्यक कार्य एवं बर्बादी को निरुत्साहित करती है। लेकिन विज्ञापन एवं वास्तुकरण की चरम व्याख्या करने के कारण विकल्प भी जटिल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक
वस्तु ही तो है, वे चीज़ें भी जो वास्तव में आवश्यक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में विकल्पों का चयन कीजिए। उपभोक्तावाद पूंजीवाद समाज की मुख्य प्रवृत्ति है। जनसंचार पूंजीवाद साथ मिली भगत के में काम करता है। आवश्यकता नीड और इच्छा वांट के बीच अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बातें यहाँ पर बिल्कुल सटीक हैं। तो यहाँ पर मित्रों केवल एक बात सटीक है, ये दोनों बातें गलत हैं, ये सही, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है गलत विकल्प चुनना है। उपभोक्ता समाज का लोकतंत्र अर्थार्थ नहीं है। उपभोक्ता समाजवाद पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक है। उपभोक्ता अतार्किक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये दोनों तो बातें सही हैं, ये गलत है और गलत ही चुनना है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयामी दुनिया का क्या अर्थ है? उपभोक्ता का अंधा अनुकरण, समझबूझ के साथ संवाद और परिकल्पना को स्थिर कर देना, ये गया है गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। विपणन संचार मूल्य व्यवस्था के स्थान को लेकर हमेशा एक प्रश्न उठता रहता है कि उपभोक्तावाद एक श्रेष्ठतावादी विचार के अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम ऊर्जा संरक्षण अथवा पर्यावरण संरक्षण या सुरक्षा को बढ़ावा दें और केवल उत्पादों को रंग रूप उपयोग में सहूलियत होने का उसे प्रोत्साहित न करें और क्या हमें इस तरह के विपणन संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए? अधिकांश भारतीय कंपनियां अपने कारोबार को लगभग 1% विज्ञापन पर खर्च कर देती हैं, जो प्रायः उनके द्वारा शोध और विकास किए गए खर्च से अधिक होता है। क्या यह आवश्यक है? क्या हम स्वयं को इस विज्ञापन की दुनिया से दूर ला सकते हैं? आगे क्या है? और मुक्त नहीं कर सकते हैं। यदि लोगों को सामाजिक और व्यावसायिक सूचना देनी है तो क्यों ना उनकी मांग होने पर उनकी उचित सार्वजनिक स्थल पर लोगों को निःशुल्क अथवा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। जब विज्ञापन लागत का वहन वतनतः स्वयं उपभोक्ता को ही करना हो। ऊपरी तौर पर उसमें बहुत से विचार तो शानदार हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में लोगों को व्यवहार प्रारूप बहुत ही जटिल होते हैं और उनमें व्यक्तिगत रूप से स्तर पर काफ़ी भिन्नता भी देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति में इतना धैर्य नहीं होता कि वह हाथ में डायरेक्टरी लेकर भिन्न भिन्न उत्पादों की खोजबीन करे। इसलिए विज्ञापन जानकारी का उपयोगी माध्यम बन गया है। ग्रामीण और शहरी, गरीब और अमीर, शिक्षित, अनपढ़, सभी को अलग अलग तरह की सूचना की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें कोई भी यह नहीं चाहता है कि उसे ऐसा महसूस हो कि वह दूसरों से पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त ये लोगों के समय की बचत करते हैं। इसका उपयोग जानकारी जुटाने में किया जा सकता है। इन संदेशों के बीच से वस्तु और नैतिकता के संबंध में अधिकांश स्वास्थ्य समाज में यह सीखते हैं और गतिशील संतुलन इस तरह से कायम किया जाए। गद्यांश के अनुसार श्रेष्ठतावादी की परिभाषा क्या हो सकती है? श्रेष्ठतावादी की परिभाषा गद्यांश के अनुसार यदि हम बात करें, विकल्प ए पढ़िए। ठीक है, विकल्प ए पढ़िए आप लोग। तो क्या है? विज्ञापन माध्यम से प्रतिस्पर्धा के बाहर आने की कला। ये बात ही बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विज्ञापन संस्कृति पूरी तरह से मुक्त होना क्यों संभव नहीं है? लोग विज्ञापन के माध्यम से सामाजिक संदेशों को पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, लोगों को विविध प्रकार के पृष्ठभूमि की सूचना केवल एक एकल विज्ञापन के माध्यम से ही दे दी जाती है, ये इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन गद्यांश में गतिशील संतुलन की बात की गई है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? गतिशील संतुलन की अगर हम बात करें, या उपभोक्ता क्या चाहते हैं, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, किसके बीच संतुलन? नहीं। यह विज्ञापन की नैतिकता का सिद्धांत नहीं। यह कंपनियों को बेचना चाहती हैं? नहीं। यह विज्ञापन के अंतर्गत का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टेलीपैथी कैसे काम करती है? टेलीपैथी को समझाने के लिए सुझाए गए एक सिद्धांत के अनुसार केवल चेतन स्तर पर ही हमारे मस्तिष्क अलग अलग एवं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन अत्यंत गंभीर अचेतन स्तर पर हम निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यहाँ से टेलीपैथी का कार्य शुरू होता है। इसके लिए एक आदर्श एवं कुछ नाटकीय उदाहरण लेते हैं। झील के किनारे बैठी एक महिला एक आदमी की आकृति को झील की ओर दौड़ता हुआ देखती है और जो झील में कूद जाता है। इसके कुछ दिनों बाद एक आदमी उसी झील में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। संभवतः इस आभास की व्याख्या यह है कि जब वह आदमी आत्महत्या का विचार कर रहा था, तब उसका विचार उस महिला के मस्तिष्क के जरिए टेलीपैथी प्रतिक्रिया के दृश्य के रूप में प्रतिकल्पित
हो गया था। रिकॉर्ड किए गए अनेक मामलों में क्रियाशीलता को देरी देखी गई है। टेलीपैथी के माध्यम से प्रकल्पित विचार ग्रहणकर्ता अचेतन मस्तिष्क में तब तक रहता है जब तक कि बाहरी दुनिया को अपेक्षित कर यह नाटकीय रूप से चेतन मन में प्रकट नहीं होता। उदाहरण के लिए भ्रमण वाणी व दृश्य यह प्रक्रिया है जो स्वप्न में काम करती है। यदि किसी जीवित व्यक्ति की छाया पूर्व में अनुभव किए गए उसके विचारों और भावनाओं को सृजित कर सकती है, तब समानांतर के रूप से इसकी संभावना भी बनती है कि वह किसी मृत व्यक्ति की छाया भी उन विचारों और भावनाओं से संबद्ध होती है जिन्हें हम अपनी जीवित अवस्था में अनुभव किया था। दूसरे शब्दों में भूत प्रेत मानसिक पद चिन्ह हो सकते हैं जो कि मृत द्वारा छोड़ा गया एक प्रकार का मानसिक अवशेष है, परंतु इनमें उस व्यक्ति की उपस्थिति या उसका निरंतर अस्तित्व शामिल नहीं है। गद्दांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर टेलीपैथी एक अनुभाविक परिघटना है। ठीक है, कैसी है? अनुभाविक परिघटना, बिल्कुल सही है। कभी कभी टेलीपैथी परिघटना ग्रहण करता है, विचार प्रकटीकरण करता है, दोनों बातें सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। गद्दांश के संदर्भ में निम्नलिखित भूत प्रेत मानसिक पद चिन्ह हो सकते हैं। कथन में आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं, उपरोक्त सभी सही हैं, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गद्दांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेलीपैथी आधारित परिकल्पना केवल स्वप्न की प्रक्रिया द्वारा प्रचालित होती है। नहीं, ये बात गलत है। टेलीपैथी आधारित परिकल्पना कुछ रूप से तभी स्पष्ट होती जब मानसिक भौतिक, ये बात सही, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया भर में होने वाली हाल की घटनाओं इस बात को गलत साबित कर दिया है कि वैश्वीकरण और जनता आंदोलन के आगे राष्ट्रवाद खत्म हो रहा है। सच यही है कि लोगों के अंदर अभी भी राष्ट्रवाद की मजबूत भावना बनी हुई है। इसके साथ ही परंपरा मिलजुल कर रहने, समान उद्देश्यों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यद्यपि मध्यम वर्ग के विचारशील लोग धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना से कटते जा रहे हैं और या ऐसा माना जाता है कि वे अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं। मजदूर वर्ग और जनता के आंदोलन जो जानबूझकर राष्ट्रवाद की नींव पर कायम हुए थे, अब राष्ट्रवाद की तरफ झुकते जा रहे हैं और इस युद्ध की शुरुआत ने सभी लोगों को राष्ट्रवाद के जल में फंसा दिया है। राष्ट्रवाद के आश्चर्यजनक अभिभाव हों या कहिए ऐसे एक नए रूप में देखने के कारण यह है भी है फिर महत्व का जानने के नए नए मुद्दे खड़े हुए हैं या फिर पुराने मुद्दों का स्वरूप बदल गया है। पुरानी जमी हुई परंपराएं आसानी से हटाई या मिटाई नहीं जा सकती। नाजुक वक्तों में वे उठ खड़ी होती हैं और लोगों के दिमागों पर छा जाती हैं और अक्सर जैसा कि हमने देखा है जानबूझकर इस बात की कोशिश की जाती है कि उनके जरिए लोगों को काम में लगाने के लिए या कुर्बानियों के लिए उकसाया जाए। पुरानी परंपराओं को बहुत हद तक स्वीकार भी करना पड़ता है और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि नए विचारों और नई परंपराओं को स्थापित किया जाए। राष्ट्रवाद का आदर्श एक गहरा और मजबूत आदर्श है और यह बात नहीं है कि इसका ज़माना बीत चुका है और आगे के लिए इसका महत्व नहीं रह गया है, लेकिन अन्य आदर्श जैसे वैश्वीकरण और श्रमजीवी वर्ग के आदर्श जो मौजूदा ज़माने में असलियतों की बुनियाद पर ज़्यादा कायम है, उठ खड़े हुए हैं। और अगर हम दुनिया के कायम कस्म में बंद कर दें तो शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इन भिन्न भिन्न आदर्शों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। आदमी की आत्मा के लिए राष्ट्रवाद को जो आकर्षण है उसका लिहाज करना पड़ेगा, चाहे उसके दायरे में कुछ सीमित करना पड़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेखक के अनुसार कौन सी हालिया घटना इस बात की गलत साबित कर दिया है कि राष्ट्रीयता का अंत हो गया है? तो यहाँ पर देखते हैं पैराग्राफ के अनुसार दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं, दुनिया भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों छात्रों के सांस्कृतिक आदान प्रदान में हुई वृद्धि, श्रमिक वर्ग का अधिकार की मांग, अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों को बचाने के लिए नागरिकों का संगठित होना, ये बात सही हो रही है पैराग्राफ के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राष्ट्रीयता के संबंध में सही नहीं है। तो राष्ट्रीयता के संबंध में सही नहीं है, इस पर अगर हम बात करें, राष्ट्रीयता संस्कृति पृष्ठभूमि को मजबूती प्रदान करती है, सही है। वर्तमान समय में राष्ट्रीयता के मूल्य गंवा रही है और दूसरी विचारधारा नहीं, ये बात नहीं की गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। शिक्षा से मनुष्य को व्यक्तित्व संपूर्ण विनम्र और संसार के लिए उपयोगी बनता है। ये सही शिक्षा मानवीय गर्मा, स्वाभिमान और विश्वबंधुत्व की ओर बढ़ती होती है, बढ़ोतरी होती है। अंततः शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज, इस खोज का केंद्रक शिक्षक होता है जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से व्यवहार की सच्चाई
कोई शिक्षा देता है, छात्रों को जो भी कठिनाई होती है, वह जो भी जिज्ञासा होती है, जो भी जानना चाहते हैं, उन सब के लिए शिक्षक पर ही निर्भर रहते हैं। इनके लिए जो उनका शिक्षक एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, जिसके पास उनके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि शिक्षक के मार्गदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को उसके वास्तविक अर्थ में ग्रहण कर मानवीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रसार करता है, तो मौजूदा 21वीं सदी में दुनिया बेहद सुंदर हो जाएगी। आज की युवा छात्र पीढ़ी ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती है जो उसके खोजी हुई सृजनशील मस्तिष्क को सबल बनाने के साथ साथ उसके सामने चुनौती प्रस्तुत करे। देश का भविष्य उन पर अवलंबित है। वे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संबंध में सोच विचार करना चाहते हैं। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो ज्ञान प्राप्ति और तीव्र जिज्ञासा को शांत कर सकें। शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे पाठ्यक्रम के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए जो विकसित भारत के सामाजिक और औद्योगिक प्रौद्योगिक संबंधी प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। वर्तमान पाठ्यक्रम में विकास कार्यों की गतिविधियों को अनिवार्यता स्थान दिया जाना चाहिए ताकि समाज की भावी पीढ़ी पूरी तरह से सामाजिक परिवर्तन के सभी पहलुओं के अनुकूल हो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, उसे समझते हैं। वर्तमान की युवा छात्र पीढ़ी द्वारा कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना किया जाता है? वे ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो अनौपचारिक कौशल अभिव्यक्ति कर सके। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, ये पैराग्राफ में थी। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो नियोजित अनुपात की क्षमता पहचान सके। ये बात नहीं की गई है। वे सामाजिक रूप से अधिक समानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने प्रायोगिक प्रशिक्षण चाहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। आंसर इसमें देखते हैं विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। नीचे दिए गए में कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन हमारा देखते ही कर दीजिए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। उपरोक्त गद्यांश में वैध अवधारणा कौन सी है? किसी भी विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक ज्ञान अच्छे वाहक होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को मौलिक रूप से ईमानदार और अधिक निश्चयी बनाती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली वर्तमान में परिपूर्णता से बहुत दूर हुए और आधारभूत स्तर पर बहुत कुछ करनी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मान लीजिए लेखक अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था और अमेरिकी विश्वविद्यालय की ओर संकेत दे रहे हैं। इसके लिए क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इसके लिए विशेषताएं तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षण विधि सही है। शिक्षा पाठ्यक्रम कि जैसे कि समाज समझता है, ये भी सही है। नैतिकता और सिद्धांतों के पूर्ण शिक्षक, ये भी सही, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा सही होगा। अनेक विकासशील देश विशेषकर जिनके समक्ष जलवायु परिवर्तन का संकट सर्वाधिक है, उन्होंने भी कानूनी बाध्यता ही जोड़ दिया है और व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी वैधानिक समझौते के लिए 2015 को ही अंतिम समय सीमा कहाँ है? समझौते के लिए 2015 को ही अंतिम समय सीमा मानने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 2011 के डरबन समझौते में जो प्रक्रिया शुरू की गई हाल ही में पेरिस सम्मेलन में संपन्न हुई है। विभिन्न देश 2015 की समाप्ति से पूर्व भी वैधानिक उपाय अथवा वैधानिक रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल विकसित करने में सहमत हुए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में ओबामा प्रशासन किसी तरह यह नहीं चाहता कि इस सम्मेलन को कानूनी रूप से बाध्यकारी कोई भी संधि अस्तित्व में आए। वस्तुतः इसी वजह से अमेरिका भी ने इस व्यक्ति नहीं चाहता कि इस संधि से बाहर आ जाए। ठीक है, आगे क्या दिया जा रहा है इसमें क्वेश्चन? लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद में व्यक्त नहीं है? लेखक के अनुसार कौन सा कथन परिच्छेद में व्यक्त नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यापक रूप से वैश्विक समुदाय जलवायु 2015 अंतिम समय सीमा, ये था। 11 में डरबन समझौते की वार्ता प्रक्रिया, ये भी थी। ओबामा प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं चाहता, यहाँ नहीं था और ये बात नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि अप्रैल माह के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता सुधार हुआ है, लेकिन विकासशील बाजारों में अभी भी संकट स्थिति बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य मुख्य रूप से 3 नीतिगत चुनौतियों से घिरा हुआ है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था और संवेदनशीलता संकट की वजह से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विचार संबंधी मुद्दे और कमजोर प्रणालीगत बाजार तरलता। यद्यपि बहुत सी पर उभरती हुई बाजार और व्यवस्था ने अपने नीतिगत ढांचे और बाह्य झटकों से को सहने की क्षमता को सुधार किया है, तथापि बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी घरेलू असंतुलन और कमजोर वृद्धि दर की समस्या से ग्रस्त हैं। हालिया बाजारी घटनाक्रम जैसे वस्तुओं की कीमतों में तेजी से कमी, चीन के शेयर बाजार
चीन के शेयर बाजार के बुलबुले इक्विटी बबल को फटना तथा विनिमय दरों को दबाव बढ़ता चुनौतियों को इंगित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश है? विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य घरेलू असंतुलनों का सुधार हुआ है। यद्यपि अप्रैल माह में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ है, तथापि विकासशील बाजार अभी भी संकट की स्थिति में जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं की कीमतों में बहुत गिरावट देखने को मिली है। चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं जो अभी तक शेयर बाजार की समस्या से ग्रस्त थीं, अभी भी मंदी आ गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। भारत में खुले में शौच करना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर खतरा है, जिसकी वजह से 5 वर्ष की आयु से कम बच्चों को डायरिया में सर्वाधिक मौतें होती हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में डायरिया से 5 वर्ष में 1,88,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बार बार डायरिया होने की वजह से कमजोर हुए बच्चे कुपोषण, बोनेपन, निमोनिया और संक्रमण अति प्रतिसंवेदनशील। भारत में लगभग 43% बच्चे किसी न किसी प्रकार की कुपोषण से पीड़ित हैं। डायरिया और कृमि संक्रमण ऐसी 2 स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं जो स्कूलों जाने वाले बच्चों को सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती हैं। शौचालय के निर्माण और जो प्रत्येक परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे आज भी सरकार की जिम्मेदारी माना जाता है। ऑप्शन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त परिच्छेद का निर्णायक निष्कर्ष क्या है? खुले में शौच के मामले में भारतीयों में सुधार नहीं। खुले में शौच में बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद अभी भी प्रचलित है। भारत में खुले में शौच की समस्या उन्मूलन सरकार ने जीडीपी का 5% खर्च कर रही है। खुले में शौच के लिए उच्च दर का मुख्य कारण भारत की जनसंख्या नहीं। ये ज़्यादा सही है, पैराग्राफ में बात की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके नागरिकों को समानता स्वतंत्रता निश्चित करना अभी भी मात्र एक वादा ही बना हुआ है। बहुसंख्यक अशिक्षित भारतीय अक्सर स्वतंत्रता और बहकावे में शिकार होते हैं। अशिक्षा असमानता का मुख्य कारण है। हमारे यहाँ पूंजीवाद लोकतंत्र है, जहाँ निसंदेह गरीबों को अमीरों द्वारा शोषण किया जाता है। साथ ही भारत विभिन्न भाषाओं धर्मों के देश, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ दुर्भाग्य से असहिष्णुता की प्रवृत्ति के साथ साथ क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक और संप्रदायवाद जैसी समस्याओं का उद्भव हुआ है। परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? परिच्छेद के संदर्भ में कथन बताना है कौन सा सत्य है। पहला, भारत के संसदीय तंत्र में अपेक्षा लोकतंत्र की अध्यक्षीय प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। गलत। भारत की शिक्षा लोकतंत्र की बाधाओं में एक है, ये बात सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय समावेशन आंकड़ों के अनुसार विश्व के 51% वयस्कों के खातों में औपचारिक वित्तीय संस्थाओं में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 5 सालों में डाकघरों के माध्यम से असामाजिक के भुगतान किए जाने पर 8 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं नहीं ले पाते थे। उन्हें अब औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की परिधि लाने में सफलता मिली है। वर्ष 2012 में विश्व बैंक एक अध्ययन के अनुसार भारत के मात्र 26% महिलाओं के खातों में औपचारिक वित्तीय संस्थानों में हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका न तो घर की नकदी पर कोई नियंत्रण है, न ही ऋण लेने के लिए उनके पास कोई गिरवी पूंजी कोलेट्रल, ठीक है। कदाचित उनके पास भूमि और अचल संपत्ति होती है। वे असमान रूप से सेवा क्षेत्रों में ऐसी नौकरियों में करने की प्रवृत्ति है जहाँ अपेक्षाकृत आय कम है। तो इसमें बताना है क्या है? यह परिच्छेद पाठकों को बताता है औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की कमियों के बारे में, भारतीय सूक्ष्म संस्थाओं के बारे में, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की पहुंच की सीमा के बारे में। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा पैरा है यहाँ पर? 75। हाँ, निम्नलिखित में क्या है? भारत में कौन सा परिच्छेद सर्वोत्तम उक्ति उत्तर संगत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है? भारत में बहुत सी महिलाएं सहकारी बैंक एवं स्वयं सहायता समूह हैं। नहीं, भारत में औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के दायरे में विशेष रूप से महिलाओं के बीच पढ़ाना जरूरी है। यही बात हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नेक्स्ट, हमारे देश में संपूर्ण संवैधानिक इतिहास की विधायिका और न्यायपालिका में जिस सबसे बुरे दौर का सामना किया, उसकी शुरुआत संपत्ति के अधिकार के मुद्दे से हुई है, जो एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था। संपत्ति के अधिकार एक संवैधानिक प्रावधानों को लेकर विधायिका और के बीच कसमकस की स्थिति बनी हुई थी। सरल सा सिद्धांत था। न्यायपालिका संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विधायिका की संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करने का कार्य अमान्य घोषित कर रही थी, और जब न्यायपालिका किसी कानून को संवैधानिक बताकर उसको घोषित करती है तो विधायिका न्यायपालिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन कर देती है। उपयुक्त परिच्छेद में विचार कीजिए, करिए विचार। भारत जैसे विकासशील देशों में विधायिका न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा
सुलझा लिया गया है, इसके माध्यम से कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, मुद्देश में संपत्ति का अधिकार विधायिका न्यायपालिका की विवाद का विषय रहा है। बिल्कुल सही। भारत में संसद के पास निर्विवाद शक्ति है जिससे न्यायपालिका द्वारा चुनौती नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? केवल सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। भारत में अधिकांश किसान आपदा एक ऐसे अशांत समुद्र की तरह में तैरते हैं जहां कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। जब अनाजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, परिणाम स्वरूप बाजार में अनाजों का मूल्य गिर गया। ऐसी स्थिति में किसान फसलों की लागत भी ठीक से वसूल नहीं हो पाई। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा है तो सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। एमएसपी को मूल रूप से गारंटीकृत कीमतों के माध्यम से जोखिम को कम करने का एक तरीका माना गया था, लेकिन जब यह किसानों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के एक उपकरण सा बन गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति और सिफारिश करते समय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा उत्पाद की लागत, मांग और आपूर्ति, अंतर फसल मूल्य क्षमता, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रवृत्तियां जैसे कारकों को ध्यान रखा जाता है। एमएसपी को बाजार की गतिशीलता के साथ जोड़ने के बजाय किसानों के हितों के अनुरूप बढ़ाने की कीमत निर्धारण प्रणाली विकृत हो गई है। किसी फसल के उत्पाद अच्छा होने पर भी एमएसपी बढ़ता है, तब बाजार की कीमत भी बढ़ोतरी होती है। उपयुक्त परिच्छेद में कौन से कारक निर्धारण कर सहायक नहीं है? ठीक है, क्या है? अंतर फसल मूल्य क्षमता। ठीक है, आयात निर्यात, उत्पादन लागत, तो इसका कौन सा है? केवल यह सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वही क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78? इस परिच्छेद में कौन सा सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति में एमएसपी को प्रभावित किया है। ठीक है, ये बात सही है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा नहीं, मुद्रास्फीति एमएसपी का ही योगदान है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं पैरा। भारत में अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्पोषण और मोतिरूप रूप से प्रभावित हो रही हैं। भारत में हर किसी तीसरी महिला अल्पोषित है, हर दूसरी महिला रक्ताल्पता की पीड़ित है। अल्पपोषित माताएं अधिकांश कम वजन वाले शिशुओं को ही जन्म देती हैं। जब कुपोषण गर्भाशय में ही शुरू हो जाता है तो वह पूरे जीवन क्रम में चलता रहता है। ज़्यादा अपरिवर्तनीय होते हैं। आर्थिक और सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवारों के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती हैं। इसके अलावा भी बच्चों को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार वे पहले 6 माह में अपनी नौनिहालों को अनन्य स्तनपान कराने की अपनी सामर्थ्य में भी बाधा पहुँचती हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक तार्किक निष्कर्ष इंटरफेस निकाला जा सकता है? भारत में महिलाओं की रक्ताल्पता की समस्या अल्पोषण और भयावह स्थिति प्रकट करता है। यही बात क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। एक अभिभावक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अभिभावक के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति और व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित सभी कानूनी निर्णय अभिभावक लेता है। किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिभावकता की जिम्मेदारी व्यक्ति की नाबालिग या 18 वर्ष से कम उम्र पूर्ण न होने पर ली जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमियां और खुद की या उसकी संपत्ति की देखभाल करने में असमर्थ है तो उसके लिए अभिभावक नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रारंभिक काल से ही सभी समाज नाबालिग के लिए अभिभावक की नियुक्ति आवश्यक रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक नाबालिग को अपने खुद के लिए निर्णय लेने का अयोग्य माना जाता है, जो उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए कानून में भी एक नाबालिग व्यक्ति के साथ एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अयोग्य रूप से व्यवहार किया जाता है। इसलिए सभी मामलों में एक नाबालिग भी अपने अभिभावक के माध्यम को छोड़कर खुद को प्रतिनिधित्व करने में अयोग्य माना गया है। एक अभिभावक नाबालिग को उसकी संपत्ति के हितों की रक्षा के लिए नाबालिग के निर्णय लेता है। उपरोक्त पूर्व धारणाएं क्या हैं? दिव्यांगजनों की संपत्ति की देखभाल उनके अभिभावकों द्वारा की जाती है। नाबालिग बच्चों को सोचने समझने की क्षमता पूर्ण विकसित न होने की वजह से उन्हें खुद का प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं माना जाता। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा जो है सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का CSAT का पेपर 4 किया है और इसके साथ ही मित्रों हमारे चैनल के माध्यम से आपको इतिहास के वीडियो भी प्राप्त हो रहे हैं जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए क्विक रिवीजन के लिए और फैक्ट्स वाइज हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ ही हमारे एक और अन्य चैनल
सिनेरियो IAS को फॉलो करिए और उसमें आपके परीक्षा उपयोग वीडियो और फैक्ट्स हैं, तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।